नमस्कार, मैं पंकज कुमार कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में जो डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें कहा गया है कि 10 सितंबर शाम तक यदि हड़ताली डॉक्टर काम पे वापस लौट जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि 10 सितंबर शाम 5 बजे तक वो काम पे नहीं लौटते हैं तो राज्य सरकार उन पे कार्रवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो खंडपीठ है, वो उनका ये भी कहना है कि जो इस मामला है, इस मामले में चालान रिपोर्ट नहीं है, तो क्या ये जो पोस्टमार्टम हुआ है वो बिना चालान रिपोर्ट का किया गया है। और जब राज्य सरकार ने कहा कि हम राज्य में और अतिरिक्त CCTV कैमरा लगाएंगे तो इस पे कोर्ट का कहना था कि पहले ही 3700 CCTV कैमरा लगाए जा चुके हैं, तो क्या इस मामले से CCTV कैमरा लगाने से ये घटना कहाँ रुक गई। और वहीं जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि यदि राज्य सरकार अपने पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य सचिव का त्यागपत्र नहीं लेती है और उनकी जो अन्य मांग नहीं मानती है 10 सितंबर तक, तो ये आंदोलन और तेज होगा। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि हम आंदोलनकारी हड़ताली डॉक्टर के साथ हैं, यदि इनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। और आपको मालूम ही है कि पीड़िता की जो परिजन हैं वो आरोप लगा चुके थे कि जब उनके बेटी का शव पड़ा हुआ था तो एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने उनको पैसे का ऑफर किया था। इस पे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको सिरे से खारिज किया और वो बोली कि ये ड्रामा है। और वहीं पीड़ित का परिवार कहना है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। अब देखिए, दुष्कर्म पीड़िता, डॉक्टर के परिजन, सरकार और पुलिस की असंवेदनशीलता से आहत है, लेकिन CBI जांच में भी सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों पर सन्नाटा है। आंध्र प्रदेश के दिशा और महाराष्ट्र के शक्ति बिल का हश्र जानने के बावजूद ममता बनर्जी अपराजिता बिल को सियासी ढाल बना रही है। केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लागू करते समय महिलाओं और बच्चों को जल्द न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन कोलकाता और दूसरे राज्य की घटनाओं से साफ है कि ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के अनुसार पुलिस में भ्रष्ट, अपराधी और नेताओं से जुड़े अधिकारियों का वर्चस्व है। TMC सांसद जवाहर सरकार ने अपने त्यागपत्र में अफसरशाही को निकम्मा और बेईमान बताया। कोलकाता की घटना के बाद मृत्युदंड की मांग पर फिर से बहस शुरू हो गई है। इस संदर्भ में 7 सितंबर को दैनिक भास्कर में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज अनिरुद्ध बोस का एक आर्टिकल आया है, जिसे हम यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ना चाहेंगे। किसी जघन्य अपराध के बाद समाज में अपराध में वृद्धि होने पर अपराधी के लिए कठोर दंड की मांग बढ़ जाती है। ये सच है कि सरकारों को लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ऐसे में आंदोलनकारी जनमानस को संतुष्ट करने के लिए कठोरतम दंड की परिकल्पना की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ अपराधों में वृद्धि से गंभीर यौन अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग नए सिरे से तूल पकड़ चुकी है। इसी संदर्भ में मृत्युदंड को बरकरार रखने के सवाल पर फिर से बहस शुरू होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रुझान तो मृत्युदंड को समाप्त करने की ओर प्रेरित करता है। 2023 तक 112 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था। पिछले साल 1100 से अधिक दोषियों को फांसी दी गई। इसमें चीन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। चीन के अलावा इसमें फांसी देने वालों में ईरान, सऊदी अरब, सोमालिया और अमेरिका जैसे देश हैं। प्रतिशोधात्मक न्याय के अनुसार आंख के बदले आंख का सिद्धांत है। हालांकि अपराध शास्त्री, सामाजिक सिद्धांतकार और धार्मिक प्रमुख भी दंड के लिए प्रतिशोध के कारण को खारिज करते हैं, लेकिन जघन्य अपराध के बाद भीड़ की प्रतिक्रिया
प्रतिशोधात्मक न्याय की रही है। अपराध को नियंत्रित करने और रोकने के लिए सामाजिक उपकरण के रूप में मृत्युदंड का उपयोग हर समाज द्वारा किया जाता रहा। बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता, जो 18वीं सदी ईस्वी पूर्व की है, में 25 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। एथेंस और रोम के कानूनों में भी मृत्युदंड था, जिसके निष्पादन के तरीके में जिंदा जला देना, सूली चढ़ाना, डुबोकर मार देना आदि शामिल थे। जो गंभीर अपराधों का आरोप लगने के बाद अदालत के समक्ष गवाही नहीं देता है, उसे भी मनु संहिता में मृत्युदंड देने का प्रावधान था। 1801 ईस्वी में एक 13 वर्षीय लड़के एंड्रूज ब्रेनिंग को एक घर में घुसकर चम्मच चुराने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया था। उसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के बाद 17,000 लोगों को गिलोटीन में लटकाकर मार दिया गया था। लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी के अंत तक मृत्युदंड के स्पेस में बदलाव होना शुरू हुआ। लियो टॉल्स्टॉय, विक्टर ह्यूगो, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे बुद्धिजीवियों ने मौत की सजा का विरोध किया। पोप फ्रांसिस भी इसके विरोध में थे। यह सोच पूरी तरह से नैतिक धार्मिक तर्क पर आधारित नहीं है। किसी भी मानक अध्ययन में इस निष्पादन सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं पाया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया था। ट्रावनकोर और कोचीन राज ने औपचारिक रूप से 1944 में इसे समाप्त कर दिया था। सिर्फ कोचीन ने इसे कुछ अपराधों के लिए बरकरार रखा था। मृत्युदंड के विरुद्ध सबसे ताकतवर तर्क यह है कि इसे उल्टा नहीं जा सकता। न्यायिक प्रक्रिया 100% दोषरहित नहीं है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राजसत्ता द्वारा एक निर्दोष को भूलपूर्वक मार दिया गया। 1950 में टिमोथी इवांस नामक एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और नवजात बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराकर मृत्युदंड दे दिया गया था। बाद में पता चला वास्तव में जॉन क्रिस्टी नामक एक सीरियल किलर इसके लिए दोषी है। 2004 में मरणोपरांत उसे दोषमुक्त करार दिया गया। दूसरा तर्क यह है कि मृत्युदंड का प्रावधान अपने स्वभाव से ही भेदभावपूर्ण है। अधिक संपन्न लोगों की तुलना में गरीब अभियुक्तों को मृत्युदंड दिए जाने की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ही समान प्रकृति के अपराध के दोषी गोरों की तुलना में कालों के लिए और श्वेतों के लिए फांसी की सजा मिलने की अधिक संभावना है। भारत में हालांकि इस सजा को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन आंकड़े से पता चलता है पिछले कुछ वर्षों में फांसी की सजा की दर में गिरावट आई है। 2023 में सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिए जाने वाले मामलों की संख्या 120 थी, जबकि 561 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया था। अंत में यह फैसला विधायिका का ही है कि किसे मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बलात्कार या इस तरह के जघन्य अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान होने के बावजूद इस पे नियंत्रण या कमी नहीं आई है। तो इतना स्पष्ट है कि कोई भी अपराध पे नियंत्रण अपराध की कठोरता से नहीं, उसकी नियमितता और सुनिश्चितता से और कठोर और त्वरित न्याय से मिलती है। यदि अपराधी को यह एहसास हो कि अपराध करने पे त्वरित और निश्चित सजा मिलेगा तो अपराध पे नियंत्रण संभव है। और अपराध सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, अपराध एक सामाजिक समस्या भी है, जो हम समाज में नैतिक मूल्य स्थापित करके, शिक्षा में सुधार करके, जो हमारा उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ गया है, इस पे अंकुश लगा करके हम दोनों तरफ से सामाजिक स्तर पे भी और कानून व्यवस्था में भी न्याय की सुनिश्चितता, न्याय की त्वरित न्याय से हम अपराध पे नियंत्रण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।